गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। मुझे ऐसा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम 27 सितंबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन को रिवीजन कर लेते हैं। तो आज 27 सितंबर है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में बनाया जाता है, यानी कि हिंदी में हम बोले तो विश्व पर्यटन दिवस के रूप में ये बनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा हुई थी। इस स्थिति के चुनाव का मुख्य कारण यह था कि वर्ष 1970 में UNWTO यानी कि द वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की कानून को स्वीकार किया गया था। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये और बता देता हूँ कि अगर आपने हमारी अभी तक कोई भी हरियाणा करंट अफेयर्स की वीडियो मिस की है तो आपको वो दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 महीने की करंट अफेयर्स 12 रुपये में, 6 महीने की 35 रुपये में और 1 साल की 50 रुपये में PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से उसे पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर पहला प्रश्न है, गृह मंत्री अनिल विज ने हाल ही में कोरोना मरीजों के लिए कौन से 2 ऐप लॉन्च किए हैं। तो ये ऐप लॉन्च किए हैं अम्बाला हॉस्पिटल बेड मैनेजमेंट एवं होम आइसोलेशन ऐप। कोरोना संक्रमित मरीज अब मोबाइल ऐप से कोविड सेंटरों में बेड बुक करा सकेंगे। यदि वे स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए कोविड सेंटर में नहीं जाना चाहते हैं तो प्राइवेट अस्पतालों के कोविड सेंटर में भी इस ऐप के जरिए बेड बुक करवाए जा सकते हैं। प्राइवेट सेंटरों की रेट लिस्ट भी ऐप में वे देख सकेंगे। इसके अलावा होम आइसोलेशन ऐप के जरिए भी स्वास्थ्य विभाग घरों में आइसोलेट किए गए मरीजों को मॉनिटरिंग कर पाएगा। शुक्रवार को कैंट के PWD रेस्ट हाउस में गृह मंत्री अनिल विज ने दोनों ऐप अम्बाला हॉस्पिटल बेड मैनेजमेंट व होम आइसोलेशन ऐप को लॉन्च किया। कोरोना मरीजों की सहूलियत के लिए दोनों ऐप लॉन्च करने वाला अम्बाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि प्रदेश का पहला जिला कौन सा है जिसने कोरोना मरीजों के लिए ऐप लॉन्च किया है। गृह मंत्री विज ने कहा है कि इस ऐप को प्रदेश के अन्य जिलों के लिए भी लागू किया जाएगा। इस ऐप को खोलने पर होम पेज पर जिला प्रशासन के द्वारा बनाए गए 5 सरकारी व प्राइवेट कोविड सेंटरों की सूची आती है। हर कोविड सेंटर के आगे वहां कितने बेड उपलब्ध हैं उनकी संख्या दर्ज है। कोरोना मरीज अपने पसंद के कोविड सेंटर पर बेड बुक करने के लिए क्लिक पर आवेदन कर सकता है। आवेदन करते ही मरीज के मोबाइल पर SMS आएगा। शर्त यह है कि आवेदन करने के 3 घंटों के भीतर उसे उक्त सेंटर में रिपोर्ट करनी होगी। यदि वह 3 घंटों में रिपोर्ट नहीं करता है तो बुकिंग रद्द मानी जाएगी। यह बुकिंग पूरी तरह से निःशुल्क होगी। केवल प्राइवेट अस्पताल में सरकार की गाइडलाइन के अनुसार राशि अदा करनी होगी। इस ऐप का लिंक जिला प्रशासन की वेबसाइट पर आइसोलेशन डैशबोर्ड पर उपलब्ध है। ऐप पर केवल 50% बेड को रखा गया है, शेष 50% रिजर्व बेड रखे गए हैं। इस ऐप के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित टीमें होम आइसोलेशन संबंधित मरीज की मॉनिटरिंग रखेंगी। QR कोड से स्वास्थ्य विभाग की टीम संबंधित मरीज का पूरा डाटा उन द्वारा बताई जाने वाली जानकारी के अनुसार भरेगी। उसमें भी स्वास्थ्य विभाग की आवश्यक हिदायतें होंगी। यदि मरीज को चिकित्सा की बेहद आवश्यकता है तो उसे डॉक्टर के परामर्श के बाद अस्पताल में शिफ्ट करने का काम भी किया जाएगा। मरीज को बुखार, ऑक्सीजन सैचुरेशन आदि जानकारियों की जो मॉनिटरिंग है वो भी की जाएगी। ऐप के जरिए होम आइसोलेट किए गए मरीज की जानकारी स्वास्थ्य विभाग की टीम CMO व DC ऑफिस तक सीधे पहुंच सकेगी। इसके बाद है, हरियाणा में विटा के बूथ पर अब दूध के अलावा और क्या चीज़ बेची जाएगी। तो ये बेची जाएगी फल एवं सब्जियां। डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा विटा को उत्तर भारत का अग्रणी ब्रांड बनाने के लिए हरियाणा के डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड ने अपने वितरकों, बूथ धारकों और डेयरी किसानों के हित में कई घोषणाएं की हैं। विटा के बूथों पर अब सब्जियां और फल भी मिला करेंगे। विटा मिल्क वितरकों के लिए सरकार ने प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की है। यह प्रोत्साहन 10 पैसे से 25 पैसे प्रति लीटर तक होगा और यह उन वितरकों को दिया जाएगा जो औसत बिक्री से 5 से 15% अधिक बिक्री के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इस योजना का उद्देश्य विटा के उत्पादों को खासकर दूध, दही, पनीर और दूध से बनी वस्तुओं की बिक्री में भी वृद्धि करना है। कोरोना महामारी के कारण विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे वितरकों को इससे काफ़ी राहत मिलेगी। ताज़ा सब्जियां और फल अब 1 अक्टूबर से विटा बूथों पर उपलब्ध हो सकेंगी। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड ने बूथ आवंटन नीति में महिलाओं और
युद्ध में शहादत प्राप्त किसानों की विधवाओं के लिए 15% आरक्षण की घोषणा की है। इस पहल से महिलाओं को पर्याप्त अवसर प्रदान होंगे, जो राज्य सरकार की महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम साबित होगा। साथ ही बूथ आवंटन में दिव्यांगों के लिए 15% और दूध उत्पादन के वार्ड के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की गई है। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंग लिमिटेड की 3,300 से अधिक सक्रिय दुग्ध सहकारी समितियां हैं, जिनसे सरकार राज्य ने 1 लाख डेयरी किसान जुड़े हुए हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे नियुक्त करने के लिए तबादला नीति में बदलाव करने का फैसला लिया है। तो ये फैसला लिया गया है महिला शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए। यह बदलाव इसलिए होगा ताकि सभी स्कूलों में महिला शिक्षकों की नियुक्ति हो सके। राज्य में 4,283 ऐसे स्कूल हैं जहां छात्राएं तो हैं, लेकिन एक भी महिला शिक्षक नहीं है। हरियाणा बाल संरक्षण अधिकार आयोग की चेयरपर्सन ज्योति बेंदा के अनुरोध पर सरकार ने पॉलिसी में बदलाव का निर्णय लिया है। छात्राएं महिला शिक्षक के सामने अपनी आपबीती बताने में संकोच नहीं करती हैं। पुरुष शिक्षकों के साथ अपनी पीड़ा बताने में उन्हें हिचक आती है। सीएम मनोहर लाल ने शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को ट्रांसफ़र पॉलिसी में इस तरह के बदलाव करने को कहा है ताकि स्कूलों में महिला शिक्षकों की पोस्टिंग हो सके। कम से कम उन स्कूलों में ज़रूर महिला शिक्षक तैनात होंगी जहां बेटियां पढ़ती हैं। हरियाणा के जिन 4,283 महिला शिक्षक रहित स्कूलों का जिक्र आयोगाल ने अपने पत्र में किया था, उसमें यह भी बताया गया है कि इन स्कूलों में छात्राओं की संख्या 1,54,000 से अधिक है। जिन स्कूल में महिला शिक्षक नहीं हैं, उनमें से अधिकांश प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूल हैं। इसके बाद है हाल ही में पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा में किसकी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। तो ये रोक लगाई गई है ड्रग्स इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया पर। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा में 26 ड्रग्स इंस्पेक्टर ड्रग कंट्रोल अफसर की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने यह आदेश जिला पलवल निवासी कृष्ण कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जाहिर की है। हरियाणा में 26 ड्रग इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 3 अक्टूबर 2019 को एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया था। 12 दिसंबर 2019 को इस लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। इसके बाद आयोग ने 3 जून 2020 को दूसरे स्तर पर परिणाम घोषित कर सफल उम्मीदवारों को स्क्रीनिंग टेस्ट व दस्तावेजों की जांच के लिए बुलाया। याचिका को 7 जुलाई को आयोग की तरफ से एक पत्र मिलता है, जिसमें कहा गया है कि याचिका के पास अनुभव नहीं है, इसीलिए उसका आवेदन अमान्य किया जाता है। ड्रग इंस्पेक्टर यानी कि ड्रग कंट्रोल अफसर की भर्ती के लिए केंद्र सरकार के नियम के अनुसार केवल बी फार्मा की डिग्री जरूरी है। अगर ड्रग इंस्पेक्टर अफसर दवा उत्पादन की इंस्पेक्शंस का काम करता है तो 18 माह का अनुभव जरूरी है। लेकिन हरियाणा सरकार ने केंद्रीय नियमों को अनदेखा कर राज्य में ड्रग इंस्पेक्टर ड्रग कंट्रोल अफसर की भर्ती के लिए अनुभव को एक ज़रूरी योग्यता कर दिया है, जो केंद्रीय एक्ट के नियम 49 के खिलाफ है। याचिकाकर्ता ने 2013 में बी फार्मा व 2015 में एम फार्मा की डिग्री हासिल कर ली थी। याचिकाकर्ता के वकील की दलील सुनने के बाद चीफ जस्टिस पर आधारित बेंच ने इस पर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इसके बाद है हरियाणा सरकार के द्वारा प्रथम चरण में किस जिले के 12 गांवों को लाल डोरा मुक्त करने के लिए चुना गया है। तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो सबसे पहले मिल सके। तो इसका आंसर है महेंद्रगढ़ में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश के 22 जिलों में 22 गांवों के ग्रामीणों को रजिस्ट्री उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा प्रत्येक जिले के 11-11 गांव में मुख्यमंत्री रजिस्ट्री देंगे। प्रथम चरण में महेंद्रगढ़ जिले में 2 विकासखंड महेंद्रगढ़ व सीमा के 12 गाँवों का चयन किया गया है, जिसमें महेंद्रगढ़ के कुक्सी, गडानिया, नागवास, बैरावास, डेरोली जाट, खातीवास तथा सीहमा, अटेली, अकबरपुरम, रामू, डेरोली अहीर और फैजाबाद व मेई शामिल हैं। महेंद्रगढ़ ज़िले में काफ़ी सारी ऐतिहासिक चीज़ें भी देखने लायक हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जल महल भी है जो कि नारनौल में है। इसका निर्माण सन 1591 ईस्वी में शाह कुली खान के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर चोर गुंबद भी है
जिसका निर्माण जमाल खान के द्वारा करवाया गया था। चोर गुंबद को नारनौल का साइन बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस गुंबद का आकार अंग्रेजी के एस वर्ण के आकार में किया गया है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में यह चोर डाकुओं के छुपने की जगह थी, इसलिए इसका नाम चोर गुंबद पड़ गया। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के किस जिले के केंद्रीय सहकारी बैंक को ए ग्रेड मिला है? तो ये मिला है गुरुग्राम के केंद्रीय सहकारी बैंक को। बैंक ने पिछले वित्तीय वर्ष में 2.51 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया और बैंक को ए ग्रेड का दर्जा हासिल हो गया। किसानों को बिना ब्याज के किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। बैंक के चेयरमैन राव चंद्रवीर सिंह ने कहा है कि बैंक लगातार मुनाफे में आ रहा है। बैंक को मोबाइल बैंकिंग का लाइसेंस भी मिल गया है। हरियाणा के किस जिले में ड्रॉ निकालकर सरपंचों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं? तो ये की गई हैं सोनीपत में। ड्रॉ के माध्यम से सरपंच पदों के लिए सामान्य वर्ग की महिलाओं तथा अनुसूचित जाति के पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए सीटों का निर्धारण किया गया है। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 12 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद आरक्षित किए गए हैं, जिसमें गढ़ी हकीकत, शहजादपुर, सांदलू कला, निवादा, जुआटू, मोहाना, ताजपुर, तिहाड़ खुर्द, रोलद, लतीफ़पुर, जुआवन, नैना, तारपुर, भटाना, जाफराबाद, भड़वासनी व भदाना शामिल हैं। अनुसूचित जाति के लिए हरसाना कलां, ठरू, चिटाना, जाहरी, भटगांव, डुगरान, सलीमपुर, ट्राली आदि आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए गांव खिजरपुर, जटमाजरा, लोहारी, टिब्बा और हुल्लाहेड़ी को आरक्षित किया गया है। सोनीपत खंड के बाकी गांव अनारक्षित हैं। इसके बाद है हाल ही में डिप्टी सीएम बनने के बाद दुष्यंत चौटाला ने पहली बार कहां पर 2 बड़ी योजनाओं का उद्घाटन किया है? तो ये किया है हांसी व नारनौद में। डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार 2 बड़ी योजनाओं का उद्घाटन किया गया। हांसी में शहर के पहले रेलवे ओवरब्रिज और नारनौद के खेड़ी जालब में उप तहसील कॉम्प्लेक्स के नए भवन का उद्घाटन किया गया। हांसी के रेलवे ओवरब्रिज से यह मार्ग उमरा, सुल्तानपुर और खानक तक बिना किसी बाधा के कनेक्ट होगा। ओवरब्रिज से रेलवे फाटक बंद रहने से समय की बर्बादी नहीं होगी। यह रेलवे ओवरब्रिज 19 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से बना है। खेड़ी जालब में उप तहसील कॉम्प्लेक्स 7 करोड़ 18 लाख 81 हज़ार रुपये की लागत से बना है। उप तहसील कॉम्प्लेक्स से 18 गाँव के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। खेड़ी जालब, खेड़ी, लोहचब, हैबतपुर, राखी शाहपुर, गामड़ा, राखी खास, लोहारी राघो, मिर्चपुर, किन्नर, कोटखुर्द, नाड़ा, कोदकलां, कापड़ो, गांडास, पनिहारी, सोधा, बाड़ाखेड़ा व सरसाना के लोगों को अपने तहसील संबंधी कार्यों के लिए नारनौद के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उनका समय और पैसा दोनों ही बच सकेगा। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दी जाने वाली फर्स्ट एड ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है करनाल से। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से पहले सभी युवाओं को प्राथमिक चिकित्सा का पता होना चाहिए। इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग ऑफलाइन जिला रेड क्रॉस की ओर से कराई जा रही है। आवेदकों को 300 रुपये फीस के साथ रजिस्ट्रेशन कराकर 1 घंटे की फर्स्ट एड की ट्रेनिंग मिलने के बाद युवाओं को प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, जिसके बाद युवाओं का प्रमाण पत्र फाइल में लगाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। रेड क्रॉस की ओर से दी जाने वाली फर्स्ट एड ट्रेनिंग के लिए प्रदेश में आवेदक अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इसकी शुरुआत जिले में रेड क्रॉस की ओर से ही की गई है। अभी तक आवेदक को ऑफलाइन के कारण फाइल लाने पर ही रेड क्रॉस से समय और दिन का पता लगता था। इससे आवेदक को ट्रेनिंग लेने के लिए बार बार रेड क्रॉस के चक्कर काटने पड़ते थे। अब इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आवेदक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन ले सकेगा। रेड क्रॉस जल्द ही फर्स्ट एड की ट्रेनिंग को ऑनलाइन की सुविधा प्रदान करेगा। इससे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले आवेदक फर्स्ट एड ट्रेनिंग घर बैठे ही ले सकेंगे। इसके बाद हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के कानूनों से किस शब्द को हटाने का फैसला लिया गया है? तो ये फैसला लिया गया है पंजाब शब्द को हटाने का। हरियाणा अपने कानूनों से पंजाब का नाम हटाने जा रहा है।
विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने, जो कि आप यहाँ फोटो पर देख सकते हैं, मुख्य सचिव से कहा है कि प्रदेश के सभी अधिनियम पंजाब के बजाय हरियाणा के नाम से करने की योजना तैयार करें। इसके लिए जल्द ही कानून एवं विधि निर्माण विभाग की कानून सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। फिलहाल हरियाणा में करीब 237 ऐसे अधिनियम हैं जो पंजाब के नाम से ही चल रहे हैं। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत वर्ष 1966 में हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। तब पंजाब में जिन अधिनियमों का अस्तित्व था वे ही हरियाणा में अभी तक लागू हैं, जबकि व्यवस्था यह बनी थी कि अगले 2 वर्ष में हरियाणा अपनी ज़रूरतों के मुताबिक इनमें आवश्यक संशोधन कर सकेगा। अनावश्यक अधिनियमों को हटाने का अधिकार भी प्रदेश की विधानसभा को है। हरियाणा को विरासत में जो अधिनियम मिले थे वे सभी पंजाब के नाम पर थे। बीते 54 वर्षों से हरियाणा की शासन व्यवस्था इन्हीं कानूनों के आधार पर चल रही है। गुप्ता ने कहा है कि हरियाणा प्रदेश का गौरवशाली इतिहास रहा है। 1966 में स्थापना के बाद इस प्रदेश ने शिक्षा और सांस्कृतिक के क्षेत्र में भी विशिष्ट पहचान बनाई है। आर्थिक विकास की तीव्र रफ्तार से प्रदेश ने बुलंदियों को छुआ है। इसके बावजूद इसके सभी पुराने अधिनियम पंजाब के नाम पर ही हैं। उन्होंने कहा है कि प्रमुख अधिनियमों में हरियाणा शब्द जुड़ने से यहाँ नागरिकों और जनप्रतिनिधियों में स्वाभिमान की भावना जागृत होगी, जो किसी भी आगे बढ़ते प्रदेश के लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो आज के हरियाणा करंट अफेयर के दोस्तों हमारे यहीं पर ख़त्म होते हैं। अब हम कल वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि यूएवी के क्षेत्र में काम करने के उद्देश्य से हाल ही में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गुरुग्राम के साथ किसने समझौता किया है। तो काफ़ी कम स्टूडेंट इसका आंसर दे पाए थे, तो जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें बता दूं कि इसका आंसर है 2 नंबर वाला BEML, ये इसका राइट आंसर है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। तो यहाँ पर जो BEML है यह UAVs के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करेगा। इसे लेकर BEML IIT कानपुर और नेस्कॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बीच बेंगलुरु में एक समझौता हुआ है। उद्योग विहार स्थित नेस्कॉम का एक्सीलेंस सेंटर है। यहाँ पर प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के विकास को बेहतर माहौल दिया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट व इंटरनेट ऑफ थिंग्स को नई दिशा देने का काम भी चल रहा है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के किस तालाब को स्वच्छता व सुंदरीकरण संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सनित सरोवर, जयंती सरोवर, कृष्ण सरोवर या फिर ब्रह्म सरोवर। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।